एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरे पति एक डॉक्टर थे। उनका काम ये था, सांपों के जहर से वे दवाइयाँ बनाते थे और कुछ बीमारियों का इलाज भी किया करते थे। वे बीमारी बहुत खतरनाक होती थी, जैसे कैंसर वगैरह। मेरी लाइफ उनके साथ बहुत अच्छी बीत रही थी, जबकि वो बहुत बिजी रहा करते थे। फिर भी वो मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों में मैं देख रही थी, मेरे घर में जो काम करने वाली नौकरानी थी, वैसे उसके साथ तो मेरा बहुत अच्छा वक्त बीत जाता था। वह एक कम उम्र की लड़की थी, लेकिन उसकी शादी हो गई थी। मैं उसके पूरे परिवार को जानती थी और वह कई सालों से हमारे ही घर में काम कर रही थी। आजकल वह बहुत परेशान रहा करती थी। आज तो मेरी काम वाली सीमा सफाई करते करते आंसू बहा रही थी। मैं बहुत देर से उसे देख रही थी, लेकिन मैंने उससे पूछा नहीं था। मुझे लगा कि वह खुद बता देगी, क्योंकि अक्सर ही वह अपनी समस्याएं खुद मुझे बताया करती थी। लेकिन आज ऐसे ही सारा काम निपटा कर जब वह जाने लगी, उसने मुझसे कुछ न कहा तो मैं खुद पूछ लिया कि क्या बात है सीमा, क्या कोई समस्या है जो इतनी देर से आंसू बहा रही हो। उसने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, ना दीदी, हम गरीब तो इस बात के आदी हो जाते हैं कि हमारे पास तो इलाज के लिए भी पैसे ना होते, ज़रूरत के लिए तो पैसे होते नहीं, और देखो ना, इस बात पर तो हमारी आंखों में आंसू भी नहीं आते। मेरे रोने की वजह तो कुछ और है। ये कहकर वो मेरे कदमों में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। सीमा की उम्र यहीं कहीं 25 साल की जवान लड़की होगी। उसकी शादी को करीब 5 साल बीत गए थे और मैंने कभी इन 5 सालों में उसे इतना परेशान नहीं देखा था जितना वह आज लग रही थी। मैंने पूछा, आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। वह कहने लगी, दीदी, आपको तो पता है ना कि पिछले 5 सालों से मैं भी बे औलाद हूँ। न जाने क्या बात हुई है, मेरी औलाद नहीं होती है। इतने पैसे नहीं हैं कि अस्पतालों के चक्कर लगाऊं, अल्ट्रासाउंड करवाऊं, महंगे महंगे डॉक्टर से इलाज करवाऊं। जब इतने साल पूरे हो गए हैं तो मेरा पति मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। कह रहा है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तुम एक बांझ औरत हो, तुम मेरी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकती हो। अब आप ही बताइए दीदी, मैं क्या करूं? मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ये तो भगवान की मर्जी है, वह जिसे चाहे औलाद दे, जिसे चाहे ना दे, जिसे चाहे वो बेटी दे, जिसे चाहे वो बेटा दे। भगवान ने मेरी तो झोली खाली रखी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? काश के मेरे हाथ में कुछ होता। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अपने पति को मोहब्बत से समझाओ। कहने लगी, मैं तो उन्हें रोज़ समझाती हूँ, लेकिन सारा दिन उनकी माँ उन्हें पट्टियाँ पढ़ाती रहती है। खुद वो बेरोजगार अपनी माँ के पल्लू से लगकर बैठा रहता है और औलाद की इच्छा करते रहते हैं, जबकि मैं कमाती भी हूँ और मार भी खाती हूँ। उसने अपना कंधा मुझे दिखाए तो मेरी तो रूह कांप गई। उसके कंधे पर बड़ा सा नील का निशान था। कहने लगी, न जाने किस बात पर उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने मुझे वाइपर उठाकर इतनी जोर से मारा है कि ये निशान आ गया। और फिर जब मैं रोने लगी तो मुझे बांझपन का ताना देकर घर से निकल गए। अगर ऐसा पति हो तो औरत की जिंदगी खाक ही हो जाती है ना। कभी कभी मैं सोचती हूँ, भगवान मुझे औलाद दे या फिर मेरी जान ही ले ले, कम से कम इस पाप से तो निकल जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैंने घबरा कर कहा, ऐसी बात ना करो सीमा, तुम जवान हो, बहुत प्यारी हो, जल्दी ही तुम्हें भगवान औलाद भी दे देगा। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, दीदी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, बोलो, क्या हुआ? कहने लगी, दीदी, आपके पति तो बड़ी नाम वाले हैं, नागों के जहर से लोगों का इलाज करते हैं। अपने पति से कहिए ना मेरा भी इलाज कर दे, मेरा बांझपन खत्म कर दे। क्या पता उनका नाग मेरी जिंदगी बदल दे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई और कहा कि मेरा पति नाग के जहर से दवाई तैयार करके इलाज करता है, लेकिन वो कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज होता है। बांझपन का इलाज नाग से कैसे हो सकता है? फिर भी मैं अपने पति से बात करूंगी, हो सकता है वह किसी न किसी तरह इलाज में तुम्हारी मदद करें। ये सुनकर सीमा खुश हो गई। कहने लगी, अगर मालिक किसी तरह मेरी ये समस्या दूर कर दें तो मैं सारी जिंदगी आप लोगों के कदमों में बिताऊंगी। उसने अचानक ही मेरे पांव पकड़े तो मैं शर्मिंदा सी हो गई थी। फिर मैंने कुछ पैसे उसके हाथ में रखे और कहा कि तुम अपनी सास के लिए खाने पीने का कोई चीज़ ले जाओ, क्या पता उसे तुम्हारी सास का दिल तुम्हारे लिए प्यार में बदल जाए। मेरी बात पर वो अपना सिर हिलाती अपने घर को चली गई। मैं सोचने लगी, अच्छा पति भी भगवान की तरफ से एक भेंट ही होता है। अक्सर औरतें इस बात का एहसास नहीं करती हैं उन्हें कितना अच्छा पति मिला है, लेकिन जब हम सीमा जैसी औरतों के पतियों के बारे में सुनती हैं तो फिर हमें ख्याल आता है, वाकई भगवान ने हमें कितना अच्छा पति दिया है। और ये बात मुझे भी अच्छी तरह समझ आ रही थी। मेरे पति मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी बुरा नहीं कहते थे, मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखते थे, मेरी हर इच्छा का ख्याल रखते थे।
मैंने अपने पति को हमेशा बहुत नरम पाया था। मैं बस सारा टाइम सीमा के बारे में ही सोचती रहती थी और साथ साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी पर भगवान का धन्यवाद करना नहीं भूलती थी। फिर शाम जब पति घर आए तो मैंने उनसे सीमा के मामले में बात की और उन्हें बताया कि सीमा बहुत परेशान है, आप उसका इलाज क्यों नहीं कर देते। सीमा की समस्याएं तो मेरे पति भी जानते थे। कहने लगे, ठीक है, अभी तो मैं पीछे कमरे में जा रहा हूँ, मुझे दवाई तैयार करनी है, कल सीमा आए तो मुझे बताना, मैं घर पे ही उसका इलाज करूँगा। असल में मेरे पति ने इलाज के लिए एक अलग जगह ले रखी थी, लेकिन सीमा का इलाज वे घर पर ही करने को तैयार थे। मैंने खुश होकर कहा कि ठीक है, कल आप 12 बजे तक घर आ जाना, सीमा भी कामों से फ्री हो जाती है, उसका इलाज शुरू कर देना, बेचारी का घर बस जाएगा, हमें भी दुआएं देगी। मेरे पति सर हिलाने लगे। मैं बाकी टाइम भी सीमा के बारे में यही सोचती रहती। असल में सीमा को मेरे घर काम करते हुए करीब 7 साल बीत गए थे। उसने शादी से 3 साल पहले अपनी माँ के साथ काम शुरू किया था और इस बात पर बड़ी खुश होती थी कि शादी के बाद उसकी जान छूट जाएगी, उसे दूसरों के घरों का काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शादी के 3 महीने के बाद ही वह दोबारा मेरे दहलीज पर काम करने के लिए आई थी। कहने लगी, दीदी, पति निकम्मा है, कामकाज नहीं करता, सास भी बहुत ताने देती है और कहती है शादी से पहले अपनी माँ के लिए तो कमाती थी, तो फिर हमारे लिए नहीं कमा सकती, इसलिए आप दोबारा मुझे काम पर रख लीजिए। मुझे भी सीमा पर बहुत भरोसा था, इसलिए मैंने उसे जल्दी ही अपने घर में काम पर रख लिया। इस तरह दोबारा हम दोनों का रिश्ता जुड़ गया। कभी कभी तो मैं सीमा को कहती, ऐसे आदमी के साथ गुजारा क्यों कर रही हो जो न कमाता है न तुम्हारी इज्जत करता है, उल्टा तुम्हें ही परेशान करता है। मेरी बात सुनकर वह दुखी से मुस्कुरा रही थी। कहती थी, दीदी, हम गरीब लोगों में पहली शादी ही बड़ी मुश्किल से होती है। माँ बाप बेटी को विदा करके समझते हैं बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हमारे पास लड़की की वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, चाहे पति कितना जालिम क्यों ना हो। मेरी शादी के टाइम ही पापा ने साफ कह दिया था, कुछ भी हो लौट कर वापस मत आना, अब दूसरी बेटी की शादी करूँगा, इसलिए मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। सीमा की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी होती। क्या आज के दौर में भी कोई माँ बाप बेटी को जुल्म बर्दाश्त करने का कह सकते हैं? लेकिन शायद कुछ लोग अपने हालात से मजबूर होते हैं। सीमा के माँ बाप भी ऐसे ही मजबूरी की ज़िंदगी बिता रहे थे। गुजरे हुए 7 सालों में मैंने सीमा को बिल्कुल छोटी बहन की तरह ही रखा हुआ था, इसलिए जब जब मैं उसे किसी मुसीबत में या परेशानी में देखती थी तो उसके लिए परेशान हो जाया करती थी। उसके आंसुओं पर मेरा दिल भी भर आता था। खासकर उसके बांझपन को लेकर मैं भी परेशान थी, क्योंकि जानती थी कि औरत की ज़िंदगी में औलाद कितनी अहमियत रखती है। मेरे 2 बच्चे हुए थे, लेकिन दोनों ही भगवान की मर्जी से कुछ महीने बाद अचानक इस दुनिया से चले गए थे। मेरी अपनी गोद खाली थी। मैं खुद औलाद के लिए तरस रही थी, इसलिए सीमा का दुख मुझे और ज़्यादा दुखी कर गया था। बस मेरी ज़िंदगी की अच्छी बात ये थी कि मेरे पति ने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाया था कि हमारे घर में बच्चों की रौनक नहीं है। वह हमेशा अपनी बातों से मेरा दिल लगाए रखते थे, इसलिए सीमा को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा सोच में रहती थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे पति के इलाज से उसका बांझपन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरा पति उसके इलाज के लिए कौन सा तरीका अपनाएगा। अगले दिन जब सीमा आई तो मैंने उसे ये खुशखबरी सुनाई कि मेरे पति तुम्हारा इलाज करने के लिए राजी हो गए हैं। ये सुनकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मेरे पैरों में बैठ गई। कहने लगी, दीदी, मैं तो सारी जिंदगी भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। फिर इतने में सारे घर का काम निपटा दिया और मेरे पति लौटकर वक्त पर आ गए थे। मैं हैरान हुई कि मेरे पति को तो कोई बात याद ही नहीं रहती थी। अपने काम में वह इतना बिजी रहते थे कि मुझे 10-10 बार एक ही बात को दोहराना पड़ता था। अपने बारे में या घर के बारे में या कोई बात हो तो बार बार मुझे मैसेज करके बताना पड़ता था। लेकिन हैरानी की बात ये थी, आज वे खुद ही 12 बजने से पहले ही घर आ गए थे, जबकि मैंने सोचा था मैं उनको फ़ोन करके याद दिलाऊंगी। फिर कहने लगे, मैं सीमा के इलाज के लिए घर आया हूँ, तुम हमारा बेडरूम खाली करो, मैं उसी में सीमा का इलाज करूँगा। घर में और भी कमरे थे, लेकिन न जाने क्यों मेरे पति ने बेडरूम के लिए ही कहा था। मैं चुप हो गई थी, मैंने कुछ न कहा। फिर जब मेरे पति ने सीमा को इलाज के लिए अपने बेडरूम में ले गए थे, मुझसे कहने लगे, तुम बाहर जाओ और अंदर मत आना। उनके हाथ में एक पिटारी भी थी। कहने लगे, इसमें नाग है, मैं सीमा का इलाज शुरू कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। ये सुनकर सीमा भी घबरा गई, लेकिन वह इलाज के लिए आई थी, इसलिए चुप से बैठी रही। जबकि मैं सोच में पड़ गई, भला ऐसा भी कौन सा इलाज था जिससे सीमा को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, लेकिन मुझे नुकसान पहुंच सकता था। मुझे तो ये लगता था कि मेरा पति मेरे सामने सीमा का इलाज करेगा।
खैर, मैं अपने पति के कहने पर चुप से कमरे से बाहर निकल आई थी, लेकिन उस वक्त मेरी आत्मा तक कांप गई थी। जब मेरे पति ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था, मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल भी आने लगे थे। सीमा एक जवान लड़की थी, 25 साल की उम्र में। वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन भी लगती थी। अगर उसका पति कोई अच्छा इंसान होता तो शायद उसकी बहुत कदर करता, क्योंकि इतना खूबसूरत चेहरा और ऐसा मासूम दिल बहुत ही कम लोगों के पास पाया जाता है, जैसा सीमा के पास था। लेकिन उस वक्त मुझे ये फिक्र थी कि मेरा पति एक जवान लड़की के साथ कमरे में बंद है। इलाज तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अपना घर खतरे में लग रहा था। शायद हम औरतों को शुरू से ही ये बात खटकती है, कहीं हमारा पति किसी दूसरी औरत के साथ कोई रिश्ता ना बना ले। हमारे दिलों में ये डर हमेशा बसा रहता है, हमारा पति दूसरी औरत से शादी न कर ले। और इसलिए मैं घबरा रही थी। अजीब अजीब अंदर से शक उठ रहा था। मैं तो दीवानों की तरह यहाँ वहाँ टहल रही थी। कभी कभी तो दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा था कि मैंने क्यों अपने पति से सीमा के इलाज की बात की थी। मेरा पति तो खतरनाक बीमारियों का इलाज करता था, वह बांझपन का इलाज कैसे कर सकता था। 1 घंटे तक मैं यूं ही दीवानों की तरह यहाँ वहाँ भटकती रही, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं झांक कर भी नहीं देख सकती थी, ना ही कोई आवाज़ अंदर से आ रही थी। इसलिए समझ नहीं आ रहा था क्या करूं और क्या ना करूं। और अब 1 घंटे के बाद मेरे पति कमरे से बाहर निकले तो वो मुझसे बात किए बिना ही घर से बाहर चले गए थे, क्योंकि वह अपना काम छोड़कर आए हुए थे, जहां वह सांपों के जहर से दवाइयाँ तैयार करते थे, अपने मरीज का इलाज करते थे। आज भी शायद उनके मरीज उनके इंतज़ार में थे, इसलिए वह तेज़ी से बाहर चले गए थे। लेकिन उनके जाने के बाद जब सीमा कमरे से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर अजीब से रंग थे, जैसे वो बहुत खुश हो, जैसे उसके हाथ में कोई खजाना लग गया हो। मैंने हैरानी से उसे देखा और पूछा था, तुम्हें क्या हुआ? मेरे पति ने तुम्हारा इलाज किस तरह किया? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। कहने लगी, बस दीदी, यूँ समझ लीजिए मुझ पर भगवान की कृपा हो गई है। अब वह दिन दूर नहीं जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। आपके पति ने तो मेरी हर चीज़ का इलाज कर दिया है। वाकई ही उनके इलाज में बड़ी ताकत है। जिसके पास इतना कीमती नाग हो तो हर बीमारी का इलाज कर सकता है। ऐसा काला मोटा नाग मैंने आज तक नहीं देखा था। आपके पति जिस नाग से इलाज करते हैं उसे देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी तक जिंदगी का मजा लिया ही नहीं था, जिंदगी को समझा ही नहीं था। आपके पति ने मुझे मेरी जिंदगी की हकीकत समझाने में मेरी मदद की। ये सुनकर मैंने अजीब नज़रों से उसे देखा और कहा कि तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? मेरे पति के नाग में ऐसी कौन सी खासियत है जो तुम्हारी ज़िंदगी ही बदल गई? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, बस मेरा इलाज शुरू हो गया है। अब इसी तरह हर हफ्ते मेरा इलाज चलेगा। मैं रोज़ काले नाग से मिलूंगी और फिर मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। सीमा मुस्कुराते हुए अपनी चादर ओढ़ ली और शायद चादर के अंदर कुछ था। वह साथ ही साथ मुंह ही मुंह में कुछ गुनगुना रही थी जो मुझे तो समझ में नहीं आया था। खैर, वह घर से निकल गई। उसके जाने के बाद कितनी ही देर तक मेरे हाथ पांव ठंडे रहे। मैं अजीब शकों का शिकार थी कि शाम के वक्त मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आ गया। उसने ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गई और सांस लेना ही भूल गई। उसने बताया था कि उसके पति का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है और अब वह दूसरी शादी करना चाहता है। मेरी बहन कहने लगी, मर्द जात का क्या भरोसा, जहाँ खूबसूरत लड़की देखी नहीं वहीं फिसल जाते हैं। हम तो बच्चा पैदा करके अपना फिगर खराब कर बैठे हैं, लेकिन पति के ऊपर तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए उसे आसानी से दूसरी औरत भी मिल जाती हैं। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं बहन को तसल्ली देने लगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरा दिल भी डूबने लगा था। मैं बांझ तो नहीं थी, लेकिन हाँ, मेरी गोद में आकर 2 बच्चे इस दुनिया से जरूर चले गए थे। मैं भी एक तरह से बांझ ही थी। मुझे भी अपनी और अपनी गृहस्थी की फिक्र करने की ज़रूरत थी। ऐसे में मैंने सीमा जैसी खूबसूरत औरत को खुद अपने पति के साथ बेडरूम में भेज दिया था और यही बात मुझे बुरी तरह से परेशान भी कर रही थी। रात को जब मेरे पति घर पर लौटे तो मैंने कह दिया कि सीमा के इलाज की अब ज़रूरत नहीं है, मुझे ये लड़की कुछ खास समझ नहीं आती है। मेरी बात सुनकर पति हैरान हुए। कहने लगे, कल तक तो तुम उसकी फिक्र में घुलती जा रही थी, आज अचानक से क्या हो गया है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि हमें दूसरों के मामले में ज़्यादा तंग नहीं होना चाहिए। मेरे पति कहने लगे, मैंने उसका इलाज शुरू कर दिया है, अब मैं बीच में उसका इलाज नहीं छोड़ सकता हूँ। कम से कम 7 दिन तो मैं उसका इलाज करूँगा ही। वैसे भी वह खुद अपने इलाज से बहुत खुश है और तसल्ली में है। ये कहकर मेरे पति करवट बदलकर सो गए और मैं सारी रात बेचैनी से जागती रही। पता नहीं मेरे पति को सीमा से क्या हमदर्दी उठ गई थी कि वे ज़बरदस्ती सीमा का इलाज करने को राजी हो गए थे, जबकि मैं खुद उन्हें रोकना चाह रही थी। फिर अगले दिन जब सीमा दोबारा आई और मेरे पति उसका इलाज करने के लिए घर लौटे
तो मैंने जानबूझकर उस बेडरूम के रोशनदान को खुला छोड़ दिया था, जो काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मैं अंदर झांकूंगी और देखूंगी ये कौन सा काला नाग है जिससे सीमा की जिंदगी का मतलब ही बदल दिया है। मेरे पति और सीमा जैसे ही बेडरूम में बंद हुए, मैंने जल्दी से एक स्टूल रखा और उस पर चढ़ गई। अब मुझे रोशनदान से कमरे के अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। मेरे पति सीमा के सामने बैठे थे और उससे कुछ बात कर रहे थे। मुझे थोड़ी थोड़ी बातों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वह सीमा से कह रहे थे, इसमें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, बीते हुए बातों को भूल जाओ। पुरानी बातों में उलझोगी तो सारी जिंदगी उन्हीं में फंस कर रह जाओगी। मैं तुम्हारा साथ देने को राजी हूँ, बस तुम भविष्य में आगे बढ़ने के बारे में सोचो। तुम जैसी जवान और अच्छी लड़कियों को खुशियों पर पूरा हक है। मैं जानता हूँ तुम्हें हर खुशी मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये सब कुछ करने का फैसला भी करना होगा। क्या तुम पीछे की बातें भूलकर आगे बढ़ सकती हो? मेरे पति ने सीमा का हाथ पकड़ा और कहने लगे, तुम्हें तो मैंने काला नाग का सहारा दिया है ना, तुम्हें उसकी ताकत का भी पता है, तो फिर क्या तुम नहीं समझोगी कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ? पति की बातों ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। वे सीमा को अपना बीते हुए कल के बारे में कुछ कह रहे थे, यानी वे चाहते थे सीमा अपने पति का घर छोड़ दे, अपने पति का साथ छोड़ दे, बजाय उसके बांझपन का इलाज करते। न जाने उसे वो भविष्य का कौन से पाठ पढ़ा रहे थे। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। सीमा कहने लगी, मालिक वह सब तो ठीक है, लेकिन क्या मेरा पति इतनी आसानी से मुंह बंद करेगा? क्या वह कुछ नहीं कहेगा? वह तो मुझे वैसे ही मारता पीटता रहता है। मेरे पति कहने लगे, मैं खुद उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। आगे बढ़ जाना ही सबके लिए अच्छा होता है। बेहतर है कि वह भी समझ जाए वह तुम्हारे काबिल नहीं। सीमा कहने लगी, क्या आज मुझे काले नाग का सहारा नहीं लेना होगा? मेरे पति कहने लगे, नहीं, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, मरीज बहुत ज़्यादा है, मुझे वापस जाना है। तुम अपना ख्याल रखो और फिक्र ना करो, जल्दी तुम्हारे पेट में औलाद होगी। मेरे पति ने सीमा का हाथ छोड़ा और बाहर निकल गए। मैंने पहले ही स्टूल से उतरकर तेजी से छुप गई थी। सीमा थोड़ी देर के बाद कमरे से निकली तो मैं गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम जैसी गलत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मेरी बात सुनकर वह हैरान हुई, फिर कहने लगी, आप क्या कह रही हैं दीदी? मैंने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हारे और अपने पति की सारी बातें सुन ली है, मैं तुम्हारी हकीकत जान गई हूँ। तुम तो बहुत ज़्यादा गंदी लड़की हो। मेरी बात सुनकर सीमा मेरे पैरों में बैठ गई, रोने लगी, कहने लगी, दीदी मैं डर के मारे ये बात आपको नहीं बताई थी। मुझे डर था कहीं आप मेरे बारे में गलत ना सोचो। मैं तो बस अपनी इज्जत बचाने के लिए आपसे ये सब कुछ छुपाया था। मुझे नहीं पता था कि आपको ये बात पता चल जाएगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी भी दूसरे लोगों की तरह ठीक हो जाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता। मेरा पति मुझे मारने पीटने लगता है। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैंने एक धक्का सीमा को मारा और कहा, खबरदार, अगर तुमने मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तुम्हारा पति तुम्हें मारता है, पीटता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पति के साथ संबंध बनाओगी। मैंने तो सोचा था कि मेरे पति के इलाज से तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, लेकिन तुम तो मेरे पति के साथ ही। मैंने नफरत और गुस्से से सीमा को देखने लगी। सीमा एकदम ही हक्का बक्का रह गई, कहने लगी, दीदी ये आप क्या कह रही हैं? उसने अपने कानों को हाथ लगा लिया और कहने लगी, मैं तो ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ दीदी, जो मैंने कभी मालिक को बुरी नज़र से देखा हो। मैं तो मालिक से अपना इलाज ही करवा रही हूँ और वे आपने खुद मुझे इजाज़त दी थी, फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैंने गुस्से में सीमा का बाजू झकझोर दिया और कहा, इलाज किस चीज़ से करवा रही हो? काले नाग से? क्या मैं नहीं जानती कि मेरा पति और तुम कमरे में क्या कर रहे थे? कहने लगी, हाँ दीदी, आपके पति ने मुझे काला नाग जरूर दिया था, लेकिन उसने कहा काला नाग मेरे पति और मेरे सास का मुंह बंद करने के लिए दिया था और मुझसे कहा था कि तुम इसे अपने घर में छोड़ देना और कहना हमारे घर में शिवजी खुद प्रकट हुए हैं। और फिर भैया ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और उन्होंने कहा था कि तुम इन पैसों को अपने सास के तकिए के नीचे रख देना और उनसे कहना कि देखो, शिवजी के प्रकट होते ही हमारे घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। मेरी सास तो मारे खुशी के झूम उठी थी और अपने बेटे को भी धमकाने लगी थी और मुझसे बड़े प्यार से बात कर रही थी। और फिर बातों ही बातों में मेरी सास ने बताया कि कमी तुम्हारे अंदर नहीं है, मेरे बेटे के अंदर ही है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उसका इलाज हो जाएगा तो तुम बच्चा पैदा कर सकोगी। मैं ये बात तो पहले ही जानती थी, लेकिन ये दोनों माँ बेटा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाते थे। और फिर भैया ने मुझे कहा था कि देखो, मैंने उसके मुंह से जहर निकाल कर तुम्हें दे दिया है और ये तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ठीक इसी तरह तुम भी अपने जुबान से जहर निकाल दो तो तुम्हारे घर में भी सुख शांति रहेगी। और फिर 1 हफ्ते के बाद तुम उस सांप को मुझे वापस कर देना।
जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे उन पैसों को अपने पति का इलाज करवाओ, तुम्हारे घर में भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। और याद रखना, ये हकीकत तुम्हारे सास और पति न जान पाए, नहीं तो उन लोगों का विश्वास तुम पर से उठ जाएगा। वो वैसे का वैसे ही रहेंगे आपके पति के कहने पर। मैं कल अपनी सास और पति से कोई जुबान नहीं लड़ाई थी, तो आज उनका व्यवहार बहुत अच्छा हो गया। आपके पति ने बताया मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरे पति को इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने मेरे पति को अपने पास बुलाया है और आज भी वो मुझसे यही समझा रहे थे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जानती कि आपने क्या सुना और क्या देखा और क्या समझा, लेकिन आपके पति और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे कदमों में बैठकर अपना दुपट्टा बिछाते हुए रोने लगी और कहने लगी, दीदी आप तो मेरी मददगार हैं, मैं कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकती हूँ, कैसे आपका घर खराब कर सकती हूँ। सीमा की बात सुनकर मैं एकदम ही हैरान रह गई और उसकी तरफ देखने लगी। वह कहने लगी, दीदी मैं सच कह रही हूँ, आप चाहें तो अपने पति से पूछ लीजिए। फिर वह रोती धोती आंसू पोंछती चली गई और मैं अपनी जगह दंग रह गई। रात को जब मेरे पति लौटे तो मैंने हकलाते हुए उनसे पूछा कि आपने सीमा का इलाज किस तरह किया, मुझे सच सच बताइए। मैंने काले नाग के बारे में सुना है, ये सब क्या है। मेरी बात सुनकर मेरे पति मेरे पास बैठ के कहने लगे, सीमा के साथ कोई समस्या नहीं, असल समस्या उसके पति और सास में है और ये बात उसका पति अच्छी तरह जानता है। इसलिए अपनी कमी को छुपाने के लिए वह सीमा पर गुस्सा उतारता रहता है और सीमा आगे से उससे बदतमीजी करती है, बुरा भला कहती रहती है, अपने पति को गालियां देती है, इसलिए वो मारपीट करता है। सीमा ने कभी तुम्हें ये बात नहीं बताई कि वह खुद जुबान चलाती है। सीमा मुझे बता रही थी वह शादी से पहले किसी और को चाहती थी और यही बात उसके पति को पता चल गई है और इसलिए वह ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, इस पर हाथ भी उठाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली थी, इसलिए मैंने सीमा का घर बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने उसे बिना जहर वाले काले नाग को दिया और कहा कि अपने घर में छोड़ दो। सीमा ने ऐसा ही किया। उसके घर में 2 दिन से बहुत ही शांति है और उसकी सास भी उसे जरा भी ताना नहीं दे रही है और बताया कि बगैर जहर के तो नाग भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर किसी इंसान से जहर निकाल दिया जाए तो फिर वह अच्छा ही हो जाता है। और तुम भी अपने पति का इलाज करो और अपना मुंह बंद रखा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसे यही सब कुछ समझा रहा था, क्योंकि ऐसी बातें इंसान को जोर जबरदस्ती से नहीं समझाई जाती। मैं तुम्हारे सामने उसके पति का नामर्द होने के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सीमा को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। बस इसलिए मैंने तुम्हें कमरे से बाहर निकाला था। हाँ, मैं अपने पति की बात सुनकर सर झुका गई थी। वह मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, या फिर तुमने कुछ उल्टा सीधा सोच लिया है? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।